मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। जी हां, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन इनके कंधों पर हमारी सुरक्षा के साथ साथ अपराधों पर नियंत्रण करने की भी जिम्मेदारी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कानपुर शहर की पुलिस की पहचान और कानपुर पुलिस के कप्तान एसएसपी डीआईजी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह की। आज हमारे साथ वो यहां पर मौजूद हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप कानून व्यवस्था को यहाँ पर संभाल रहे हैं कानपुर में, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप संभालने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारी जनता भी चाहेगी और जनता भी आपसे जुड़ना चाहेगी। इसलिए दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई भी शंका है, या आप चाहते हैं किसी भी परेशानी का हल, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस पूरे लाइव सेशन के दौरान आप भी एसएसपी सर से आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने सवाल पूछने हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे, अपने बारे में आप बताइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप एक एमबीबीएस भी हैं और डॉक्टर भी आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिरकार आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपके फैमिली के बारे में, और दूसरा एमबीबीएस करने के बाद सडनली आप आईपीएस अधिकारी कैसे? नहीं, देखिए, एज ए डॉक्टर ही हुई थी। मैंने मेडिकल कॉलेज पटियाला से, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने एमबीबीएस की है। और एमबीबीएस करने के बाद उसके बाद सिविल सर्विसेज में आने का मौका मिला। आई वॉज वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर। पहले एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क भी किया है पंजाब में। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में आए, और सिविल सर्विसेज में आने के बाद जब आईपीएस मिली, और आईपीएस के बाद यूपी काडर मिला, और यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे काम करने का मौका मिला, जहां अलग अलग तरह की चुनौतियां थी। एंटी डिकॉयटी एरिया में भी काम करने का मौका मिला, नक्सल एरिया में भी काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा और वेरिड काडर है यूपी। हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हर तरह की क्राइम की सिचुएशन हमारे सामने आती है, और बहुत मौके मिलते हैं अलग अलग जगह पे काम करने के। और यहाँ की जनता भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, और जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहाँ चुनौती भरा मौका आता है, तो जनता के सहयोग से ही हम इंश्योर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली व्यवस्थित रहे और शहर को एक बेटर वातावरण, बेटर माहौल दिया जाए। इसीलिए इस प्रोग्राम में आने का भी मकसद यही था कि हम एटलीस्ट जनता से संवाद करें और उनके सुझाव भी लें, और उनकी जो शिकायतें हैं उनको भी ले सकें। अमूमन सर, ऐसा देखने को मिलता है कि जो उच्चाधिकारी होते हैं, आप जैसे आला अधिकारी होते हैं, उन तक जनता की पहुंच नहीं हो पाती। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो यकीनन एक सीधा संवाद करने के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आपसे कि जो कानपुर की जो भौगोलिक संरचना है और जो जनसंख्या है यहाँ पे, उसको देखते हुए कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर कितना आपको कोशिश करनी पड़ती है यहाँ की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में? देखिए, कानपुर एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा यूपी का वन ऑफ द बिगेस्ट या बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन है, और डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन भी लगभग 60 लाख के आसपास है। तो हमारे 45 पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, 45 पुलिस स्टेशन है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी हमारे एक जनसंख्या है, जिसका सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है और हमारी पूरी पुलिस टीम पे है। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा यहाँ के जनपद वासियों को, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, यहाँ के जो अन्य लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, और बाकी सभी जो वर्ग के लोग हैं, कि हमारा प्रयास पूरा है कि यहाँ लोग सुरक्षित फील करें। उसके लिए चाहे हमें कोविड से भी फाइट करना पड़े, पिछले पेंडेमिक में भी पुलिस ने बहुत एक्टिवली लोगों को सहयोग दिया और मास्क वितरण भी किया। तमाम ऐसे प्रयास हमने किए जिससे हम पब्लिक से बेहतर जुड़ पाएँ। लेकिन फिर भी हर प्रयास हमारा रहना चाहिए कि हम जनता के नज़दीक जा सकें, और ये प्रोग्राम, जैसे आपने कहा, कि इसी तरह का एक प्रयास भी है, और बहुत एक सार्थक प्रयास रहता है ये। सर, जब जनता से जुड़ाव की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे एक पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल करें।
संपर्क टूट गया, लेकिन हम आपसे लगातार आपसे ये अनुरोध करेंगे कि अगर आप फोन कर रहे हैं तो लाइन पर बने रहें, क्योंकि आपके सवाल अहम हैं और जवाब भी उतना ही मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके से सर आपने कहा कि कानपुर की जो अर्थव्यवस्था है या फिर यहाँ के जो एक स्ट्रेटेजी है, भौगोलिक जो संरचना है, उसको देखते हुए कोशिश पूरी है आपकी, हम भी ये मानते हैं कि कोशिश पूरी है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अब एक तरह से देखा जाए तो मिशन शक्ति का जो आगाज हुआ है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे। मिशन शक्ति एक बहुत ही बड़ी उम्दा एक योजना है ताकि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस करें, स्वावलंबी बने, और आपके आदेशानुसार जितने भी यहाँ पे 45 थाने वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। तो कितना कारगर आपके हिसाब से सिद्ध होने वाला है ये महिला हेल्प डेस्क का ये मिशन शक्ति चल रहा है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। महिला हेल्प डेस्क जो है वो हमारा आगंतुक कक्ष भी है, हमारा स्वागत कक्ष भी है। मकसद हमारा ये है कि जब कोई भी कंप्लेनेंट, चाहे वो महिला कंप्लेनेंट है, चाहे कोई वृद्ध कंप्लेनेंट है, जो भी कंप्लेनेंट वो इसीलिए हमारे पास आता है कि किसी तकलीफ में है, तो उससे जो भी कंप्लेंट रिसीव की जाए उसको बैठा के आराम से उससे बात की जाए और उसको एक एहसास हो कि हाँ, पुलिस स्टेशन में मेरी बात सुनी गई है। ये मिशन शक्ति का एक पोर्शन है जिसको हम महिला हेल्प डेस्क के नाम से सभी थानों पे स्थापित कर रहे हैं और गवर्नमेंट के द्वारा उसमें फंड्स भी दिए गए हैं, हमारे विभाग के द्वारा उसमें फंड्स भी दिए गए हैं जिसको और सशक्त बनाने के लिए। इसके अलावा मिशन शक्ति के और भी कई पहलू हैं जो बाद में हम इन मीन टाइम प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे। सर, यहाँ पर एक कॉलर हमारे जुड़ गए हैं, दर्शक जुड़ गए हैं कानपुर से। अपना नाम बताएं और सवाल करें। हाँ, राजेंद्र पांडे सर। जी, सवाल करें। हाँ सर, राजेंद्र पांडे बोल रहा हूँ सर, एसएसपी साहब। जी जी, बताएं एसएसपी सर सुन रहे हैं। सर आपको 9 वर्ष की 9 वर्ष दीपावली की बधाई हो सर। जी, कोई सवाल आपका? सर मैं राजेंद्र पांडे बोल रहा हूँ सर। जी, सवाल करें। हाँ, हेलो राजेंद्र जी, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई समस्या आपकी है जो आप बात करना चाहते हैं एसएसपी साहब से? हाँ जी, हेलो जी, शुक्रिया, आपने बधाई दी उसके लिए शुक्रिया। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं? सवाल पूछना था सर हमको। जी जी, बताएं। सर ऐसा है, माकरावटगंज ये थाना कंडलगंज में आता है। जी, कंडलगंज सर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि स्थली जो मंदिर से कमिश्नर निवास तक सर रात में पीछे ड्यूटी लगवा दीजिए थोड़ी सी। नहीं, उसका कारण बताइए, कारण के साथ। शनिदेव मंदिर से कमिश्नर निवास तक जी सर पीछे ड्यूटी लग जाती तो हम लोग को राहत होती, रात बिरात आते जाते हैं सर। नहीं, मैं इंश्योर कर लूंगा, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि दिन में भी और रात में भी देर रात तक महिलाएं आती जाती हैं और सीनियर सिटीजन्स भी हमारे आते जाते हैं, बच्चे भी मंदिर तक आते होंगे और हम इंश्योर करेंगे कि वहां रात में भी और अर्ली मॉर्निंग में दोनों टाइम, सुबह और शाम, देर शाम तक हम वहां पे पेट्रोलिंग की ड्यूटी और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पिकेटिंग भी लगाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से अब कॉलर ने भी कहा कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी गलियां हैं जहां पर शायद दिन के समय तो पिकेट वहां पे पहुंचती है, पुलिस वहां पे जाती है, पेट्रोलिंग करती है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शायद पेट्रोलिंग नहीं हो पाती। इसका कारण कुछ? देखिए, पेट्रोलिंग तो हमारा प्रयास रहता है क्योंकि हमारे पास पीआरवी जो यूपी 112 की काफ़ी सारी गाड़ियां हैं, लेकिन एक उनका पर्टिकुलर रूट हमने बनाया हुआ है। उस रूट को अब हम क्राइम हॉटस्पॉट के हिसाब से या पब्लिक की सुझावों के हिसाब से उन रूट को हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरह के सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से आए, चाहे हमारे जनपद वासियों के माध्यम से, ताकि हमारी जो पीआरवीज हैं, जो पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, उनको हम बेहतर तरीके से लोकेट कर पाएँ, उनकी पेट्रोलिंग बेहतर तरीके से कर पाएँ। एक तो उसका हमारे पास तरीका है कि जहाँ जहाँ हमारे क्राइम हो रहा है, जो रिपोर्टेड क्राइम है और रजिस्टर्ड क्राइम है, उसके बेसिस पे हम उनको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा, जो पब्लिक का सुझाव होगा, जो एनजीओज का सुझाव होगा, जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका सुझाव होगा, उसके बेसिस पे भी हम उनको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, उनके टाइमिंग्स भी उस हिसाब से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो इस बीच एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और सवाल करें। मेरा नाम सौम्या है। जी सौम्या, सवाल करें। सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जेडी न्यूज को बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण पेश किया है, जो हफ्ते पहले की शुरुआत की है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से पिंक गाड़ियां भी चली थी, वो बोला गया था महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं, पूरी रात चलेंगी और इसमें महिलाएं ही ड्राइव करेंगी।
सर वो गाड़ियां अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले उसमें लगे रहते हैं, उसमें भरे हुए रहते हैं और बस गाड़ियां चलती रहती है, उसमें कोई भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने ये इतना कदम उठाया है, कितना ये कारगर होगा सर? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है। हमारे यहाँ पिंक चौकी खोली गई थी, एसपी साउथ उस समय लेडी ऑफिसर थी, उन्होंने उसको शुरू किया था और उसमें जितने भी व्हीकल्स थे वो पिंक व्हीकल्स थे और उनको महिलाओं के लिए पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आपका कहना सही है कि पिछले कुछ समय से उसको उतना व्यवस्थित तरीके से नहीं चलाया जा पा रहा था। अब जो हमारी महिला अधिकारी हैं गीतांजलि और हमारे जो एसपी साउथ हैं, उनको पुनः मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रहे हैं, उसको इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी पिंक चौकी है वो और बेहतर तरीके से वर्क कर पाए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिला ऑफिसर्स तैनात की जाएं। पेट्रोलिंग में अगर पिंक व्हीकल्स में पुलिस के लोग पेट्रोलिंग के दौरान होंगे वो तो गाड़ी में एक नॉर्मल बात है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिला पुलिस अधिकारी वहाँ पे तैनात हो। काफ़ी और तैनाती हमने उस पिंक चौकी पे की गई है और किस एरिया में उनको सर्कुलेट करना, किस एरिया में पेट्रोलिंग करनी, उसको भी व्यवस्थित कर रहे हैं। और जो मिशन शक्ति है, इसके और भी कई चीज़ें हैं, सिर्फ पेट्रोलिंग और पिकेटिंग नहीं या महिला हेल्प डेस्क नहीं, इसके अलावा जितने भी ऐसे पुराने केसेस हैं जो हमें कोर्ट के माध्यम से जिनमें जल्दी से जल्दी सज़ा दिलवानी है और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा दिलवानी है, वो भी हमारा इसमें काम है। और जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं या महिला विक्टिम्स के द्वारा कंप्लेंट्स की गई हैं, उनको कितना तीव्रता से, कितनी सीरियसली हम हैंडल करते हैं और जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनको कितनी जल्दी उनकी इन्वेस्टिगेशन हम कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा गांव देहात में या आउटर एरियाज़ में या जहां पे वर्किंग वुमेन जाती हैं या हमारे बस स्टैंड्स हैं, वहाँ भी बेहतर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके इंश्योर करके इस क्राइम को कम करना है और जहाँ क्राइम होता है उसमें सख्ती से कार्रवाई करनी है और जो केसेस कोर्ट में उनको भी फॉलोअप करके हमें उसमें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी ताकि एक डेटरेंस इफेक्ट हो। ये कई सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी, मैं रजनी तिवारी बोल रही हूँ कानपुर देहात से सर। जी, सवाल करें। नमस्ते सर। सर ये पूछ रही थी कि सर एक संतोष मिश्रा असाई पद पर औरैया में है, उनके खिलाफ मैंने पूर्व में शिकायत की थी, तो उसमें सर एफआईआर पंजीकृत की गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारी एफआईआर पंजीकृत हो गई तो उन्होंने 164 बयान से पहले मुझे रूरा से अकबरपुर रास्ते से बीच से उठा लिया सर और लगभग 10 दिन तक बंद करके रखा और वहाँ मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर किया मुझे। उसके बाद मैं बराबर कंप्लेन करती आ रही हूँ। मैंने सर आईजी सर के यहाँ भी कंप्लेन की, डीजी सर के यहाँ भी जाके कंप्लेन की और जब भी कंप्लेन की तो उसकी शिकायत मतलब यहाँ पे विवाद में होने की वजह से औरैया आई। सर बयान के लिए मुझे औरैया बुला के लगभग 2-4 बार 10 बार बुला के मुझे सिर्फ जलील किया गया, पर सर रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई दोबारा। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी सर, आम इंसान के लिए और एक पुलिस प्रशासन के लिए क्या कानून के नियम अलग अलग बनाए गए हैं? सर एक बहुत अहम सवाल। नहीं देखिए, आपने जो कंप्लेंट, आपका नाम क्या था कॉलर का? रश्मि तिवारी। देखिए, आपने जो कंप्लेंट की, एक बार मुझे पता चल जाए कि किस पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की थी। बाकी कानपुर देहात से आप बोल रहे हैं, मैं एसपी कानपुर देहात से बात भी कर लूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कंप्लेंट है उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई और औरैया से क्यों हो रही है। शायद आप औरैया की रहने वाली हैं। जी, आप बता दीजिए एक बार। कानपुर देहात में सर, जी कानपुर देहात में सर मैंने एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर जांच के नाम पे दोहराया गया। लास्ट में 3-3 महीने तक जांच पेंडिंग पड़ी रहती है। कानपुर देहात में बराबर फोन पे सोशल मीडिया से बदनाम किया जा रहा है, आज भी धमकी दी जा रही है, मेरे घर पे आज गाली गलौज की जा रही है। बराबर मैं भटक रही हूँ, आज करीब 1 साल हो गया मुझे बराबर कंटिन्यू भटकते घर वालों को धमकी दी जा रही, फर्जी मुकदमे पे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। आखिर क्या मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा? रश्मि जी, मैं इंश्योर कर लूंगा, आपकी कंप्लेंट मैंने समझ ली है, मैं इंश्योर कर लूंगा। मेरे आईजी सर को भी मैं बताऊंगा इस कंप्लेंट के बारे में और बाकी कानपुर देहात से भी इस पूरी कंप्लेंट की डिटेल लेके फिर फर्दर आगे जो भी कार्रवाई होनी है उसको मैं फॉलोअप कर लूंगा। क्योंकि कानपुर देहात मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन आपने कंप्लेंट की है और पब्लिक के द्वारा कंप्लेंट की गई है, मैं इंश्योर करूंगा कि हमारे आईजी सर को भी और एसपी कानपुर देहात को भी इसको पूरा प्रॉपर्ली फॉलोअप करेंगे और आप विश्वास रखें इसमें इफेक्टिव कार्रवाई होगी।
जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसको प्रॉपरली हम हैंडल करेंगे, हमारे ऑफिसर्स हैंडल करेंगे। सर अमूमन जिस तरह से ये केस एक सामने आया कानपुर देहात का था, लेकिन इस तरीके से जब हम देखते हैं कि एक पुलिस की जो छवि होती है, मित्र पुलिस की होती है, और उसको कई बार कोशिश भी की जाती है आप जैसे अधिकारियों के द्वारा कि और उम्दा हो मित्र पुलिस की छवि, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दो पुलिस वाले ऐसे निकल भी आते हैं, पुलिसकर्मी, जो कहीं ना कहीं अभद्रता भी करते हैं, कहीं ना कहीं दबाव भी डालते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एसआई के पद पर हैं वो, उन्होंने इस तरीके से किया, तो ऐसे में जो पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं इस तरीके के अधिकारी, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? देखिए, हमारा एक तो लगातार प्रयास रहता है कि हमारी जो पुलिसकर्मी हैं वो एक सभ्य तरीके से एक पुलिस की सर्विस के रूप में कंप्लेनेंट से बिहेव करें, और उसके अलावा भी अगर कुछ पुलिसकर्मी हमारे ही बीच में ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो प्रॉपर पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं या कंप्लेनेंट से दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनके खिलाफ बहुत सख्ती से हमारा डिपार्टमेंट एक्ट करता है। उनकी सस्पेंशन भी होती है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होती है, और हमारा प्रयास रहता है कि वो उस जनपद में भी ना रह पाएं और कहीं भी ऐसी तैनाती उनको ना मिले जहां पे फिर से पब्लिक के साथ इस तरह का आचरण उनके द्वारा किया जाए। ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स का भी और हम लोगों का लगातार प्रयास रहता है, और इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ होती भी हैं, और बाकी जो समझाने पे जो सही हो सकते हैं उनके खिलाफ उस तरह से भी उनको समझाया भी जाता है, ब्रीफ भी किया जाता है, कैसे पब्लिक से बिहेव करना, बार बार उनको ट्रेन भी किया जाता है। हमारा प्रयास यही रहेगा लगता है। एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो जी, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम जय वर्मा है। जी जय, सवाल करें। और जी, मेरा सवाल सर ट्रैफिक से रिलेटेड है। सबसे पहले तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा चैनल को कि इस प्लेटफॉर्म से मैं डायरेक्टली अपनी बात एसएसपी साहब से कर सकता हूं सर, क्योंकि शिकायतें बहुत हैं और शिकायतों को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं जी। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे कि मेरा घर है सर गुरुदेव चौराहे के पास, और मेट्रो का काम चल रहा है। सुबह का टाइम होता है तकरीबन 9:30-10 बजे का ऑफिस से को आने के लिए। सर गुरुदेव से लेकर के रावतपुर के बीच में ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या, क्योंकि डाइवर्जेंस प्रॉपर है नहीं, और बीच बीच में एक तो बसेस भी उसी रूट पे अभी भी आ रही हैं, बसों का कोई डाइवर्जन नहीं है, और बीच बीच में दूध के बहुत सारे लोग दूध लगा करके अपना वहां पे सड़क के किनारे ही लगाए रहते हैं। और आगे बढ़े आप तो सड़क से उतर करके थोड़ा सा दुकान के सामने भी रास्ता है जहां से बाइकें निकल सकती हैं, लेकिन वहां पे ईंट पत्थर इतने ज्यादा रखे हुए हैं कि लोग गिर जाएं और चोटिल हो जाएं। तो सर अगर ये मेट्रो का काम तो अभी चलता रहेगा सर, ट्रैफिक की थोड़ी सी प्रॉपर व्यवस्था हो जाती तो आने जाने में थोड़ी सहूलियत हो जाती लोगों को। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है जहां मेट्रो का काम चल रहा है। हमने मेट्रो से भी ये अनुरोध किया है और रिक्वेस्ट की है, और वो हमें ट्रैफिक मार्शल्स देंगे कुछ एक्स्ट्रा, जो वहाँ पे कंपनी है वो भी देगी। और उसके अलावा नगर निगम से हमारी और कमिश्नर साहब की और सारे ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि मेट्रो का वर्क जहाँ चल रहा है तो आसपास का एरिया जो नगर निगम का एरिया है या केडीए का एरिया है उसमें व्यवस्थित किया जाए, ताकि ये लंबे समय तक काम चलना है। ये तो 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पे अव्यवस्था रहेगी। हमारे ट्रैफिक के सिपाही, हमारे टीएसआईज और बेहतर तरीके से उनको संचालित करने का प्रयास करेंगे, और जो साइड की पटरी है वहाँ पे जितनी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको रिमूव करने के लिए केडीए को और नगर निगम को कमिश्नर साहब के द्वारा आदेशित भी किया गया है, और रिक्वेस्ट भी की गई है कि उसको इंश्योर कर लें। जो आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स वहाँ पे हो जाती हैं जिस कारण से भी ट्रैफिक व्यवस्थित तरीके से नहीं चलता, उसको इंश्योर कर लिया जाएगा। एक सुझाव आपका अच्छा है कि जो बड़े वाहन हैं या बसेस हैं वो वहाँ से किसी अलग रूट पे डाल दिए जाएं, उसको देख लिया जाएगा। या तो छोटे सिटी बसेस वहाँ पे रहें ताकि सवारी को भी दिक्कत ना हो, या अन्य वाहन वहाँ पे आएँ और बसेस का रूट थोड़ा सा अलग कर दिया जाए। वील इंश्योर कि आपके इस सुझाव पे हम लोग एक्ट करेंगे, आरटीओ से बात करके और सभी संबंधित डिपार्टमेंट से बात करके वील एक्ट ऑन दैट। थैंक्स फॉर सजेशन। सर, जिस तरीके से दर्शक हमारे इन्होंने कहा कि ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्या है, अगर मैं बात करूं तो रामादेवी चौराहा, झकरकटी और कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कचहरी के पास का जो एरिया है, यहाँ पर शाम होते ही कचहरी के पास बहुत सारा जाम लग जाता है। प्रयास वहाँ पे होता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद जाम लगता है। और रामादेवी चौराहे पर तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह से वहाँ मंडी भी लगी हुई है और कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ऐसे में यहाँ की जो व्यवस्था है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, 2-3 चीजें हैं। जैसे कचहरी पे आपने किया तो कचहरी के आसपास कोई भी प्रॉपर पार्किंग नहीं है।
तो एक सजेशन तो इसमें दिया गया है कि जो वहाँ पे पार्क है उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए और इंश्योर किया जाए कि स्मार्ट सिटी में उसको इन्वॉल्व, उस पूरे प्रोजेक्ट में उसको इंक्लूड कर लिया जाए। वही एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आसपास या कलेक्ट्रेट के आसपास कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है, तो सारी पार्किंग रोड्स पे आ जाती है, जिस कारण से शाम को जाम की स्थिति हो जाती है। रामाबाई चौराहे में हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने वहाँ पे अवैध टेम्पू स्टैंड्स हैं उनको तो हटाया गया है, उसके अलावा जो पिछले कुछ दिन से हैवी वाहन वहाँ पे डाइवर्ट किए जा रहे थे, जिस कारण से ज़्यादा जाम लग रहा था, लेकिन उसको प्रॉपर व्यवस्थित करके और उस चौराहे को एक बार रीडिज़ाइन करके और वहाँ की लाइट्स को प्रॉपर टाइमिंग करके वहाँ पे लाइट्स लगा के भी इंश्योर करेंगे। उसमें कई सुधारों की आवश्यकता है जो जल्द से जल्द करके वहाँ के ट्रैफिक की समस्या को इंश्योर कर लिया जाएगा। और सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स भी हटाई जा रही समय समय पर, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, हम भी उम्मीद करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जल्दी से जल्दी। सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अपना नाम बताएं और सवाल करें। सर, आर्यन नाम है सर। जी आर्यन, नाम अपना बताने के लिए धन्यवाद, अपना सवाल करें। सर, मेरा नाम आर्यन है, मैं रानीघाट से बोल रहा हूँ। सर, मैंने मीडिया के माध्यम से दोबारा संपर्क किया है जी एसएसपी सर से। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ सर, थाना कोहना क्षेत्र 4/274 रानीघाट गौशाला में एक अपार्टमेंट सील किया गया था केडीए द्वारा। सर, उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है, 3 बार सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ पर अभी एक फैमिली रह रही है। अब उसका मकान का काम भी जारी, जिसको पुलिस देख रेख के लिए दिया गया था, उस पर 3 बार एफआईआर भी हो चुकी है सर। और जब हम लोग केडीए जाते हैं तो सर केडीए के सर लोग कहते हैं कि आप कोहना थाना जाइए, वहां से होएगा। तो सर, हमने इस पे सीएम पोर्टल पर शिकायत करी थी, जहाँ पर इस पे 2 बार विवेचना हुई है, जो कि गलत रिपोर्टें लगाई गई हैं। सर, आप इस समय प्रेजेंट टाइम में भी आके देख सकते हैं कि फाइल में लिखा हुआ है सीलिंग और वहां पे रह रहे हैं लोग। इससे सर बताइए 2 विवेचक हो चुके, तीसरी बार मुझे फीडबैक देना है सीएम सर को। सर बताइए हम क्या दें? देखिए, आपकी कंप्लेंट मैं देख लूंगा और इसमें अगर वहां से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कोई अवैध तरीके से उसमें रह भी रहा है बिल्डिंग में, जो कि ऑलरेडी सील्ड है, तो आई विल इंश्योर कि उसमें कोर्ट से ऑर्डर लेके अगर तो एविक्शन करनी है तो एविक्शन तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई रह रहा है तो उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई होनी चाहिए वो मैं इंश्योर कर लूंगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी भी सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक मेरे ऑफिस में कभी आके मिलें और अपनी एक एप्लीकेशन मुझे ज़रूर दे दें। मैं ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करवा के इसमें इंश्योर कर लूंगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो भी कार्रवाई होनी है और केडीए को हमें जो भी लेटर लिखनी है, ये दोनों चीज़ें मैं इंश्योर कर लूंगा। आप एक बार मेरे किसी भी वर्किंग डे पे मेरे ऑफिस में आके एक एप्लीकेशन दीजिए। इट्स अ सीरियस मैटर, मैं इसको देख लूंगा प्रॉपर्ली कि अगर बिल्डिंग सील्ड है तो क्यों सील्ड है, वो डेंजरस तो नहीं है। अगर डेंजरस है तो अप्रोप्रिएट कोर्ट से ऑर्डर लेके हम एविक्शन की कार्रवाई उसमें करेंगे, बट इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ प्रॉपर चार्जशीट सबमिट हो, दैट आई विल इंश्योर सबसे पहले। बिल्कुल, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जिस तरीके से एसएसपी सर ने कहा कि आप वर्किंग डे में कभी भी जाके आप उनसे मिल सकते हैं टाइमिंग के साथ। एक सर, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए, अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी, अपना नाम बताएं। जी, अखिलेश गुप्ता बात कर रहा हूँ फतेहपुर से। जी बताएं। एसएसपी साहब से आपको पूछना है कि जैसे कि हम सोशल साइट पे ट्वीट करते हैं या फिर कोई खबर फेसबुक वगैरह पे डालते हैं, तो क्या इस पर एक्शन लिया जाता है या फिर ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया जाता है? देखिए, जितनी भी आप एप्लीकेशंस किसी भी सोशल मीडिया की तरफ से डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, हमारे यहाँ एक मीडिया सेल है जो आपके सारे जितना भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर के माध्यम से हमें कंप्लेंट्स देते हैं, उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी होती है। ठीक है, आपका कहने से मुझे ये आभास हो रहा है कि आप जो इंक्वायरी हो रही है उसमें किसी न किसी इंक्वायरी में आप संतुष्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा हो तो उसका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितने भी आप एप्लीकेशन सोशल मीडिया पे डालेंगे, कोई भी कंप्लेंट आप सोशल मीडिया पे डालेंगे, कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं है जो प्रॉपरली इंक्वायर अबाउट ना होती हो, इन्वेस्टिगेट ना होती हो या इंक्वायरी उसमें ना की जाती हो। ये हो सकता है कि कंप्लेंट करने वाला कभी संतुष्ट ना हो। तो एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जिस कंप्लेंट में आप संतुष्ट नहीं है उसमें दोबारा से एक बार प्रयास करिए एक एप्लीकेशन, या पुनः किस बात से आप संतुष्ट नहीं है, तो आई री चेक एंड री लुक इनटू इट। नहीं सर, ये बात तो सही है, क्योंकि ट्वीट के जरिए मैंने भी देखा है कि काफ़ी कुछ प्रयास जो जिस तरह से पुलिस कर रही है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत संज्ञान में लिया जाता है, चाहे वो आईजी सर हो चाहे आपकी तरफ से हो।
लेकिन अभी एक सवाल ये भी है कि जैसे कभी कोई खबर की सूचना जैसे दी जाती है, कभी कहीं आपको किसी तरह की कोई दुर्घटना हो रही है या घटना हो रही है, वारदात को अंजाम दिया जाना है, उस पर और एक तरीके से किस तरीके से नजर बनाए रखना, उससे पहले मैं पूछूंगा सवाल आपसे। लेकिन एक हमारे दर्शक जुड़ गए, फिलहाल अपना नाम बताएं, सवाल करें जी। अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम राखी है, राखी बोल रही हूँ सर। जी, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो जी राखी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी हमीरपुर से बोल रहे हैं सर। जी, अपना सवाल करें। ये बोल रहे हैं कि सर कानपुर में विनय कुमार हैं, दरोगा जी हैं। हेलो जी जी बताएं। तो उनके लड़के ने सर 3 साल तक मेरा शारीरिक शोषण किया सर। शादी भी आज समाज मंदिर में करवा दी उनके घर वालों ने सर। आज तक मुझे मतलब लेने नहीं आए। कहा कि हम रीति रिवाज से शादी करेंगे नवंबर में। नवंबर भी सर निकल गया। अब घर जाते हैं तो सर वो रस्तोगी इंचार्ज, श्यामनगर चौकी इंचार्ज, मैं घर जाती हूँ उनके रहने के लिए, तो आके मुझे थाने में बैठाए रखते हैं 9 बजे 10 बजे रात तक। हेलो जी। हाँ सर, तो बताइए क्या करें, बताइए कहाँ जाएं, हम क्या करें। नहीं, आप एप्लीकेशन एक जरूरी है, आपका ये मैटर सीरियस है, आप एक एप्लीकेशन मेरे ऑफिस में आके जरूर दीजिए। आप कल ही मेरे ऑफिस में आइए, या आप हमीरपुर से आना है तो हो सकता है आप कल ना आ पाए, परसों आ पाए, तो आप आके मुझे मेरे ऑफिस में ज़रूर मिलिए और इसकी एक एप्लीकेशन दीजिए। इसका 100% सोल्यूशन निकलेगा। और अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है और वो जो आप कह रहे हैं कि आपके इन लॉज भी पुलिस विभाग में है, तो हम इंश्योर करेंगे कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन, जो भी लीगल सोल्यूशन निकलना है वो डेफिनेटली होगा। और अगर सहमति से कोई उनका सोल्यूशन नहीं निकलता तो जो भी लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ होनी है वो डेफिनेटली होगी। हम मुझसे आके मिलेंगे। और ये कतई भी अपने मन में मत रखिएगा कि आप अगर कोई आपका ओपोनेंट जो है पुलिस विभाग से है तो उसकी कंप्लेंट पुलिस में नहीं की जा सकती। आप कल 10 से 2 के बीच में मेरे ऑफिस में आइए या परसों आइए, जब भी आपको मौका मिले तब आइए, अपनी कंप्लेंट रखिए। ये आपकी कंप्लेंट को बहुत प्राथमिकता से लिया जाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे विभाग से जुड़ी हुई कंप्लेंट है, तो हम और भी इसको शीघ्रता से इसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो करवाएंगे, इंश्योर करेंगे। आप इसका विश्वास रखें, आप इस तरह से हतोत्साहित ना हों। विश्वास रखें कि जब हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट होती है, आप हमारे पास आएंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि उसमें कार्रवाई तीव्रता से हो। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल करें। जी मंजीत, सवाल करें। जी हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ ये सर मेरा नाम मंजीत सिंह है। जी सर, मुझे पुलिस सर्विस जो रिटायरमेंट चल रही है से मतलब टाइम से पहले ही, इसके बारे में बात करनी है सर से। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि जो समय से पहले रिटायरमेंट किया जा रहा है, कि जो अस्वस्थ माने जा रहे हैं, जिस तरीके से सर एक तरह से पॉलिसी चल रही है कि जो पुलिसकर्मी है अस्वस्थ हैं। आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। हेलो जी, सवाल करें। जी सर पहले तो सर को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना है कि जो यहाँ पर पुलिस सेवा में जो पहले से रिटायरमेंट दिया जा रहा है शारीरिक दक्षता के ऊपर, तो सर क्या आप उसके ऊपर कुछ कह पाएंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं कि पुलिस की जॉब में आप जानते हैं कि पुलिस वाले को आपको 18 से 20 घंटे, यहाँ तक कि 24 घंटे भी कभी कभी नौकरी करनी पड़ती है। और उसके बावजूद भी उसको पूरा फैमिली भी मेंटेन करना होता है, सब कुछ। उसके बाद फिर हम कैसे उनको ये कर सकते हैं, उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप जान रहे हैं कि अगर एक उम्र के बाद आपको नौकरी मिलती है, आप तैयारी करके इसमें जाते हो, 30 साल के बाद आपको जॉब मिले और फिर 60 पे आपको रिटायर कर दिया जाए, तो वैसे तो फैमिली भी नहीं चल पाएगी। देखिए, आपको थोड़ी सी गलतफहमी है इस पूरे प्रक्रिया के बारे में। 50 पे के ऊपर ये हर डिपार्टमेंट में होता है, पूरे इंडिया में सब डिपार्टमेंट्स में ये एक रूल है कि आप स्क्रीनिंग करें, अपने ऑफिसर्स की स्क्रीनिंग करें। और आप शारीरिक दक्षता की बात सिर्फ नहीं हो रही इसमें ये भी हो रहा है कि आप क्या विभाग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि आप लगातार विभाग के हक में काम ही नहीं कर रहे हैं, आप एब्सेंट रहे हैं, आप सालों साल एब्सेंट रहे हैं। आपने जब भी काम किया तो कुछ ना कुछ ऐसा किया, चाहे रिश्वत ली, चाहे कोई और केसेस में आपने लापरवाही की। ये ओवरऑल आपका वर्क कल्चर जो है, ओवरऑल जो आपने वर्क किया है पिछले 30 साल की नौकरी में या 20 साल की नौकरी में, वो कैसा काम किया,
उस पर निर्भर करता है कि आपको कंपल्सरीली रिटायर करेंगे। हेल्थ अकेला इशू नहीं है। आप ये मत सोचिए कि कोई फिजिकली फिट नहीं है। फिजिकली फिट इन द सेंस आपका कहना है कि अगर वो दिखने में फिट नहीं है, अदरवाइज वो ठीक है, मोटापे के कारण, उसके कारण ये रिटायरमेंट या स्क्रीनिंग नहीं होती है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं कि आप वर्क कैसे कर रहे हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने जो पिछले 20 साल नौकरी की उसमें कितनी आपने सजाएं पाई हैं, पिछले 10 साल में कितनी बार आप दंड पाए हैं कि आपने ना तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली की अपनी, ना आपने कोई इंक्वायरी प्रॉपरली की, ना ही आप प्रेजेंट रहे, आप एब्सेंट रहे लगातार, या आपने कहीं कोई रिश्वत ली, आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है, आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिनके बेसिस पे ये हम स्क्रीनिंग करते हैं। ये सिर्फ हेल्थ के बेसिस पे स्क्रीनिंग नहीं है। और हम भी ये ध्यान रखते हैं, हम प्रयास करते हैं कि अपनी फोर्स को मोटिवेट करते रहें कि वो फिट रहें, वो हेल्दी रहें, और हम लगातार उनका मेडिकल चेकअप भी करवाते हैं, इसीलिए ताकि कोई भी हमारा साथी जो है वो अनफिट, अगर फिजिकली दिखने में भी अनफिट है तो इंटरनली वो अनफिट ना रहे, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती तो उसको छुट्टी पे भी भेजा जाता है ताकि वो फिट होकर वापस लौटे। ये पूरी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया बहुत बृहद है, बहुत डिटेल में है, ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए सर तो बहुत सारे डाउट्स है लोगों को, जो पुलिसकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छा लगा हुआ कि उन्होंने सवाल पूछा और आपने क्लियर कर दिया। सर एक सवाल चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मिशन शक्ति को लेके जिस तरीके से आगाज हुआ है, एंटी रोमियो स्क्वाड भी था, कहीं ना कहीं वो फेल हुआ है, उसके बाद मिशन शक्ति का आगाज हुआ, जागरूकता कैसे आप लाएंगे जो जनता है उसके बीच में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, आप कह रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड या शक्ति मोबाइल ये सभी जनपदों में ऑलरेडी वर्किंग है। फेल होना हम नहीं कहेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम इनको रीएक्टिवेट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है कि फिर से देखिए, कभी डाउन, कभी त्योहारों में ड्यूटी लग जाती, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में ड्यूटी लग जाती है, उस दौरान फिर उनको रीएक्टिवेट दोबारा से करना पड़ता है। कुछ ऑफिसर्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनको दोबारा से उस एंटी रोमियो स्क्वाड में लाना पड़ता है। ये सभी कार्रवाइयाँ हमारी लगातार चलती रहती हैं, बट फील्ड में कुछ कार्रवाइयाँ कभी दिखती हैं, कभी प्रॉपर्ली नहीं दिखती हैं। मिशन शक्ति में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हम पब्लिक के पास भी जा रहे हैं, हम एनजीओज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम महिलाओं को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि सेल्फ डिफेंस में जहाँ तक प्रयास हो, लड़कियाँ हैं वो सेल्फ डिफेंस सीखें, और उसके अलावा अपने राइट्स को जाने, अपने लॉज को जाने, और ये समझें कि कौन सी प्रॉब्लम अनावश्यक वो सहती ना रहें, इस कारण से कि उनको पता ही नहीं कि ये उनके साथ क्राइम हो रहा है। इस चीज़ से भी उनको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो उनको पता होगा कि ये जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हो रहा है इसकी कंप्लेंट मैं कर सकती हूँ, तभी वो आगे बढ़ के उसकी कंप्लेंट करेंगे, तभी उन लोगों पे लगाम भी लगेगी, उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई भी कर सकेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी क्राइम किसी भी बच्ची, किसी भी महिला, किसी भी बच्चे के साथ हो, वो शुरू में ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसकी वेट ना की जाए कि वो क्राइम, आज छोटा छोटा क्राइम, उसकी स्टॉकिंग हो रही है, या उसकी मॉडेस्टी आउटरीच की जा रही है, या इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टॉक किया जा रहा है, गलत तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, या फेसबुक पे उसको स्टॉक किया जा रहा है, या कॉल की जा रही है, वहीं पे हम उसको रोकें, बजाय कि उसको कभी फिजिकल हरासमेंट हो। उससे पहले हम उस शख्स के खिलाफ, ऐसे जितने भी साइकिक टाइप के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर पाएं। यही हमारा मिशन शक्ति का मेन ओवरऑल एजेंडा है, मेन ओवरऑल जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो यही अचीव करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा, हमारे अलावा बाकी भी सब डिपार्टमेंट अपनी भूमिका निभाएंगे इसमें। इवन जो राजस्व विभाग है, जहाँ बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी भी एक अहम भूमिका है इस पूरी अवेयरनेस में, वो भी हमारे साथ मिलकर इसको पूरा अंजाम तक लेके जाएंगे। मेरा मानना है कि इस पूरे मिशन शक्ति में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, काफ़ी सारे ऐसे लाभ आम जनता को, पब्लिक को, महिलाओं को, और जिनको हम डटर करना चाहते हैं, जिनको हम क्राइम से रोकना चाहते हैं। बहुत से ऐसे हमारे घरों के बच्चे हैं, जब उनको हम आगाह नहीं करेंगे तो कई बार वो इस क्राइम के साइड पे आ जाते हैं, जिनको, उनको भी हमें रोकना है, उनके पेरेंट्स को हमें समझाना है, और जो बच्चियां हमारी इससे अफेक्ट हो रही हैं उनको भी ये समझाना है कि कौन कौन सा क्राइम है, कैसे उनको कंप्लेन करना है, और एक ऐसा माहौल उनको देना है कि अपनी बात वो हमारे सामने आके रख सकें। महिला हेल्प डेस्क का स्थापना इसीलिए हुई है कि एक लेडी ऑफिसर से, एक लेडी कांस्टेबल से बात कहने में आसानी है उसको,
और आराम से उसको कंफर्टेबल करके वो उससे कंप्लेंट सुने, उसकी प्रॉब्लम सुने, उसका विवाद सुने, ताकि उसको प्रॉपर्ली बाद में हैंडल किया जा सके। तो कुल मिला के सजगता के साथ, निर्भीकता के साथ अपनी वो बात रख सके। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे एसएसपी सर की तरफ से। और सर, जिस तरीके से आप इस समय जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपने ज़िले में, कानपुर ज़िले की अगर मैं बात करूं, तो जिस तरह से आप निभा रहे हैं और जिस तरीके से आप एक तरह से रूटीन वे में चेकअप भी करते हैं, कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन करते हैं, विवेचना भी लेते हैं, ये बहुत ही उम्दा काम है आपका। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से कानून व्यवस्था को आप और दुरुस्त रखें। देखिए, हमारा प्रयास रहेगा, पब्लिक का सहयोग हमें हमेशा चाहिए। पब्लिक के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं JMD न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये हालांकि बहुत छोटे समय का प्रोग्राम था, लेकिन इससे एटलीस्ट हमारे जनपदवासी अवेयर हो गए होंगे कि वो बिना हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे ऑफिस में आके मुझे मिल सकते हैं। ये एक शुरुआत है आप लोगों से संवाद करने की। मेरा प्रयास रहेगा कि जिनको भी प्रॉब्लम है वो आके मेरे ऑफिस में ज़रूर एप्लीकेशन दें और ज़रूर अपना जो भी कंप्लेंट है या अपना दर्द है वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में आके रखें मेरे सामने एज अ कंप्लेंट। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सुझावों पे एक्ट भी करूं और आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उन पे इफेक्टिवली कार्रवाई भी करवा सकूं। मेरी पूरी कानपुर पुलिस टीम इसमें तत्पर रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा पूरी टीम इस तरह से कार्रवाई करती रहे। तो बिल्कुल दर्शकों, कहीं ना कहीं एसएसपी सर ने साफ कह दिया है कि आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप निर्भय होकर वहां पहुंचें और सर से अपनी परेशानियों को साझा करें और आपको आपके सॉल्यूशंस बहुत जल्दी और जरूर मिलेंगे, वो भी कानूनी कार्रवाई के साथ। सर, यहाँ आने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे कानपुर के एसएसपी DIG डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी, जो लगातार आपके सवालों का जवाब देते रहे और हमारे सवालों का भी जवाब देते रहे। और ये बताया उन्होंने खास तौर से कि जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते आ रहे हैं, महिलाओं को एक समाज में नाम, एक दर्जा देने की बात करते आ रहे हैं, उनको निर्भय बनाने की बात करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं होकर रहेगी। बस समय ये समझने की बात है कि हमें और आपको, पुलिस कर्मियों को, सबको, यानी एक तरह से देखा जाए ओवरऑल मिलकर काम करना है, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो इनके कंधों पर है ही, लेकिन हमें भी सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर किसी खास कार्यक्रम में किसी खास चेहरे, किसी खास अधिकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए GMD न्यूज़। लेटेस्ट फैशन के साथ कदम